नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है सनी। जैसा कि आपको पता है कि बिहार पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस हम लोगों की ऑलरेडी चल रही थी, जिसमें से हमारे पास डेली आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी की क्लासेस मिल रही होंगी, जिसमें लगभग हमारा 1 चैप्टर आज फिनिश भी हो गया है। तो आज हम लोग नया सब्जेक्ट दूसरा शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है बेसिक सर्वेइंग। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक सर्वेइंग के बारे में। कुछ हमारे पास बेसिक डिटेल्स, कितने नंबर का हमारे पास पेपर होगा, क्या हमारे पास सिलेबस है, कब तक ये चीजें हमारे पास पूर्ण हो सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज हमारे पास बेसिक सर्वेइंग, जिसमें आपको पता है जब हम लोगों ने पहला रोड मैप दिया था बिहार पॉलिटेक्निक का, उसमें हमने बताया था कि जहां पर आपको डिप्लोमा लेवल पर सर्वेइंग के 2 पार्ट पढ़ने होते हैं। पहला आपको पढ़ना होता है हमारे पास बेसिक सर्वेइंग, दूसरा हमारे पास जब अगला सेमेस्टर आप देखेंगे तो उसमें आएगा एडवांस सर्वेइंग। ठीक है, लेकिन जब आप इसको किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, किसी भी जेईई एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो वहां पर बेसिक और एडवांस दोनों को आपस में मैच करा करके एक सर्वेइंग सब्जेक्ट बनाता है, जिसमें आपको बेसिक भी होता है और एडवांस भी होता है। लेकिन यहाँ पर अभी के लिए केवल आपको बेसिक ही पढ़ना है, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास है बिहार पॉलिटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग के लिए एसबीटीई बोर्ड, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है वो आपका एसबीटीई है। इसके हमारे पास बिहार का जो थर्ड सेमेस्टर है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड सेमेस्टर में भी कौन सा सर्वेइंग सब्जेक्ट शुरू करेंगे। ठीक, इसमें आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं कहूं तो हमारे पास टोटल 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना था, जो हम लोगों ने पहले आपके साथ डिस्कस किया था। इसमें आपका बेसिक सर्वेइंग था, कंक्रीट टेक्नोलॉजी था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग था, इसके बाद हमारे पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन था, एंड हमारे पास वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग था। ठीक है, जिसमें से हमारे पास अगर बात करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी की, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपका ऑलरेडी चल रहा है सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद आज हम लोग जो दूसरा सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, बेसिक सर्वेइंग शुरू करने वाले हैं। दोनों सब्जेक्ट को पैरेलल लेकर के चलेंगे, डेली आपको क्लासेस मिलेंगी, और पहले ये 2 सब्जेक्ट कवर करने के बाद हमारे पास ये लास्ट के दोनों सब्जेक्ट को हम लोग कवर कर लेंगे। ये सब्जेक्ट जो है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स गौरव सर आपको पढ़ाएंगे, जैसा कि हमने रोड मैप में भी बताया था आपको। ठीक है, थोड़ा सा आज की अगर बात करें तो आज हमको बेसिक सर्वेइंग की बात करना है, तो सिर्फ हम लोग बेसिक सर्वेइंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि टोटल हमारे पास 70 नंबर का हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शन होने वाला है। थ्योरी जो होने वाली है वो 70 नंबर की है, और जो एक्सटर्नल आपको मिलेंगे इसमें हमारे पास 30 नंबर को मिलेंगे। तो अब हमारे पास जो भी चीजें पढ़ना है इस 70 नंबर के लिए पढ़ना है, जो इसका आपको एग्जाम देना है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, जो हमारे पास प्रैक्टिकल होगा ये वाला, ये थ्योरेटिकल होगा। ठीक है, ये एग्जामिनर आपको देगा। ठीक है, जब ये चीज पढ़ेंगे तब भी आप प्रैक्टिकल में भी अच्छा कर पाएंगे, वही नॉलेज आपको यहाँ पर पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए, तो अब हमारे पास बात करते हैं कि जो सर्वेइंग है इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं। देखो, सर्वेइंग का मतलब ही यही होता है कि सर्वे करना। सर्वे का मतलब क्या है, जैसे आपने गांव में देखा होगा, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आता है, क्या करता है, आपके गांव का सर्वे करता है। सर्वे का मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई चीज है, कौन सा कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, उस बेस पे बात करें। अगर उस बेस पे बात करें, अगर प्रशासनिक है तो लोगों की समस्याएं सुनता है ना, समस्याओं को सुनता है। सुनते के बाद उनमें जो भी आपको उसको गलती लगती है उनको रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने के बाद उनका एनालिसिस करता है और उसका समाधान करता है। मेन चीज क्या हुई, वो घूम घूम करके उसने सर्वे किया। बस ऐसे ही हमें कंस्ट्रक्शन में करना होता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर हम गए, उसमें हम लोगों ने क्या किया, उसका सर्वे किया। सर्वे का मतलब होता है विजुअलाइजेशन, चीजों को देखना और अपने अनुरूप जो भी चीजें चाहिए उन चीजों के डाटा कलेक्ट करना, उनके एनालिसिस करना और उनका जो हमें समाधान देना है। ठीक है, तो वो चीजें हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको जानना जरूरी था। टोटल हमारे पास क्या है, टोटल इसमें से 5 चैप्टर हैं हमारे पास। पहला है यूनिट जिसका नाम है ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ सर्वे। इसमें सर्वे के बारे में, टाइप्स ऑफ सर्वे, इसके सर्वे के हमारे पास क्या मतलब इसका यूज है, इसके साथ साथ इसके क्या हमारे पास पर्पज हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में, इसके क्लासिफिकेशन टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास है चेन सर्वे है। चेन सर्वे में क्या होता है, चेन सर्वे जैसे होता है वो लीनियर मेजरमेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है, लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट क्या होता है, जैसे लंबाई आप मेजर कर रहे हैं, आपने उसको देखा है, जो पटवारी आपके यहाँ आता है
उसके पास जो चेन होती है वो क्या होता है, एक सीधी दूरी मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर दूसरा हमारे पास है कंपास सर्वे। कंपास तो जनरली नाम आपने सुना होगा, भले सिविल इंजीनियरिंग आप पहली बार कर रहे हो लेकिन नाम सुना होगा, भले यूज ना पता। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारे पास लीनियर मेजरमेंट का इस्तेमाल तो करते ही करते हैं। जो लीनियर हमारे पास हो रहा था चेन और टेप से, चेन या टेप, यहां पर याद रखना चेन भी आता है टेप भी आता है। टेप क्या, वही जो आप घर में यूज करते हैं, टेप मेजर करने के लिए करते हैं ना, वो हमारे पास क्या होता है, टेप। इसमें लीनियर मेजरमेंट भी होता है, इसके साथ साथ एंगुलर मतलब कोण भी आप मेजर कर सकते हैं, कोण भी। इस वजह से ये अधिक एक्यूरेट हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल लंबाई मेजर कर रहे थे, यहाँ पर एंगल भी मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि किसी भी पोजीशंस को जितनी भी डायरेक्शंस के इलांग रिप्रेजेंट किया जाएगा वो अधिक एक्यूरेट होगा। अगर इसको ऐसे समझें कि अगर किसी भी व्यक्ति को आपको मान लीजिए अपनी लोकेशंस बताना है, घर की लोकेशंस बताना है, और अगर उसको आप जितनी अधिक डिटेल दे देंगे तो वो एक्यूरेट उस पोजीशंस पर पहुंच जाएगा। मान लीजिए आप यूपी में रह रहे हैं, अगर आप किसी से कहें कि यूपी में मेरा घर है तो वो आपको खोजते खोजते उसकी जिंदगी निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर उसको आप यूपी के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद अपनी तहसील, तहसील के बाद जो गांव, गांव के बाद जो उसका एरिया, कि जो भी वहां पर फेमस आपकी कोई भी बिल्डिंग्स होगी, कोई भी माल होगा जिसके रिस्पेक्ट में आप बता पा रहे होंगे, आपने उसको अधिक डिटेल दे दी तो आपके पास वो अधिक एक्यूरेसी के साथ जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आपने केवल उसको डिटेल दिया होगा, इसके बाद वो बिना पूछे आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहां पर केवल लीनियर मेजरमेंट चल रहा था, लेकिन यहां पर एंगुलर मेजरमेंट चल रहा है, तो हमारे पास डिटेल्स बढ़ गई, इस वजह से इसकी एक्यूरेसी मतलब यह अधिक एक्यूरेट हो गया। ठीक है, इसके बाद आप देख पा रहे होंगे अगला है लेवलिंग एंड कंटूरिंग। लेवलिंग का क्या मतलब होता है, यहां पर सर हमारे पास लेवलिंग का मतलब जो होता है वो हमारे पास होता है वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करना। जैसे आप खड़े हो जाएं, मैं खड़ा हो जाऊं, इसमें देखेंगे कि या मेरी हाइट आपसे बड़ी हो सकती है या आपकी हाइट मेरे से बड़ी हो सकती है। तो आप ये देखेंगे कि आपकी हाइट जितनी होगी उसमें अगर मैं छोटा हूं तो मेरी हाइट आप माइनस कर दीजिए, या मैं बड़ा हूं तो मेरी हाइट में आप माइनस कर दीजिए अपनी हाइट। तो अब मेरे पास ये जो लेवल का डिफरेंस आ रहा है वर्टिकल में, ये ऊंचाई का, वो होता है लेवलिंग। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये ग्राउंड सरफेस थी, ग्राउंड का मतलब क्या होता है, जमीन, ये ऐसे ऊपर ऊबड़ खाबड़ थी। अब आपने कहा कि यहां पर जो हमारे पास, अगर मैं कहूं कि ये कितना ऊंचा है, तो इसके लिए हमारे पास लेवलिंग के लिए एक हमारे पास इसका बेस पॉइंट होगा। ये बाद में हम लोग जानेंगे, इसको डेटम बोलते हैं। लेकिन अभी के लिए जैसे हम आपसे बात करें कि हमने आपकी ऊंचाई नापी या लंबाई नापी, तो ऐसा तो है नहीं कि आप हमसे ऊंचाई पर खड़े होंगे तब लंबाई नापी होगी। हम जिस सरफेस पर खड़े थे उसी सरफेस पर भी तो आप खड़े होंगे, तभी तो हम हाइट का डिफरेंस एक्यूरेट मेजर कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं यहां पर खड़ा हूं और आप बगल पर आ जाइए, नीचे से कोई चौकी रख लीजिए, इसके बाद आप खड़े हो जाएंगे तो आप मेरे से ऊपर हो जाएंगे। फिर मैं कहूं कि आप माइनस करेंगे हाइट, तो वो हाइट आएगी तो, लेकिन वो एक्यूरेट होगी क्या, जो हमारे पास सरफेस होना चाहिए, नीचे से बेस होना चाहिए, वो क्या सेम होना चाहिए लेवल। तो वैसे ही हमारे पास ये लेवल होता है जिसे हम लोग उसमें बोलते हैं डेटम। ठीक है, अभी के लिए केवल इतना ही जानिएगा, अभी अभी तो ये सब चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां से हमने कहा कि अगर हमें हाइट यहाँ की मेजर करना है, यहाँ की अगर हाइट मेजर करना है, हाइट का डिफरेंस बताना है, तो आप क्या बता पाएंगे। यहां हो गया लेवल सरफेस, इसकी हाइट अगर मैं कहता हूं ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, और इनके बीच की अगर मुझे हाइट पता करना हो, तो हाइट अगर पता करना है तो क्या मैं हाइट का पता कर सकता हूं, क्या ये मेरी हाइट हो जाएगी, क्या बोलो, यही हो जाएगी क्या ये मेरा लेवल डिफरेंस। अगर मैं कहता हूं कि इसकी हाइट यहां से ये h1 है और ये वाली हाइट अगर h2 है, तो आपसे कहूं कि ये कितना लेवल का डिफरेंस आएगा, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि सर ये डिफरेंस होगा वो h2 माइनस h1 होगा, क्या बोलो। तो बस यही चीजें हैं, इसके हमारे पास मेथड्स होंगे, कौन कौन से मेथड्स होंगे, कौन एक्यूरेट होगा, कौन कब यूज होगा, इन सब चीजों का मतलब आपको बताया जाएगा। लेवलिंग और कंटूरिंग। कंटूरिंग क्या होता है, कंटूरिंग अभी का आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे आपने यहाँ पर ये देखा है कि जब कंटूरिंग होता है ना, इसमें क्या होता है, जियोग्राफिकल जो एरिया है उसको दर्शाया जाता है कि किस तरह की सरफेस है। अब इसका मतलब ये है कि जब थोड़ा सा अगर समझेंगे कि जैसे आपने कहा ये जो आपका ये हाइट h1 वाले पॉइंट होंगे, कुछ ऐसे भी और पॉइंट होंगे
जो सेम हाइट के होंगे, तो इन सबको मिलाने वाली एक हमारे पास इमेजिनरी लाइन होती है, वो कंटूरिंग होती है। ठीक है, तो जब ये पढ़ेंगे तब डिटेल्स में। और लास्ट जो हमारे पास चैप्टर है वो है मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। अब ये क्या है, आप तो भाई इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो आपको एरिया तो निकालना आना चाहिए, इसके साथ साथ हमारे पास वॉल्यूम तो निकालना आना चाहिए। अब इसमें बेसिक चीजें वो नहीं आएंगी जो अभी तक पढ़े हैं। मान लीजिए कहीं भी हमारे पास रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अब रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं पर भी मान लीजिए एक गड्ढा आ गया, अब आप उसका एरिया वॉल्यूम नहीं निकाल पाएंगे, तो आपको अगर बाहर से मिट्टी भी लाना है तो आप क्या उसको फिल करने के लिए मिट्टी का सही अमाउंट पता कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, अगर एक वाल है, वाल में प्लास्टर वर्क करवाना है, तो प्लास्टर करवाने के लिए उस वाल का एरिया आपको निकालना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जब वाल का एरिया आप निकाल लेंगे, इसके बाद आप उसमें जो लगने वाली सैंड है उसका भी आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? तो इंजीनियर है तो फिर आपको ये सब निकालने के लिए आपको बताया जाएगा कि कैसे निकालना। तो ये था आपका चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब देखते हैं इसके डिटेल्ड जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या हमें चीजें पढ़ना है। चलिए, देखिए इसमें अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास सबसे पहला चैप्टर है ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ सर्वे। इसमें सर्वे, हमारे पास सर्वे के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वे क्या होता है, पर्पज क्या है, इसके यूज क्या है। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ सर्वेइंग, कौन कौन से सर्वे होते हैं, प्रिलिमिनरी एंड सेकेंडरी सर्वे का क्लासिफिकेशंस होगा, जिसमें हम लोग प्लेन सर्वे पढ़ेंगे और जियोडेटिक सर्वे पढ़ेंगे। प्लेन सरफेस सर्वे और जियोडेटिक। प्लेन और जियोडेटिक जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। प्लेन में क्या होता है, जैसे आपको अगर थोड़ा सा जानकारी चाहिए तो आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग अर्थ को क्या मानते हैं, ऐसे मानते हैं कि हमारे पास ये स्फेरिकल होती है, रियलिटी में होती है। लेकिन अगर मैं कहता हूं, लेकिन अभी इसके और टाइप पढ़ेंगे, आपका एब्सोल्यूट सिलिंड्रिकल क्या है, जियोइड क्या है, वो अभी और चीजें निकल के आएंगी, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना जानिए। तो प्लेन में हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लेन मान के चलते हैं कि ये सरफेस कुछ ऐसा होगा, और जियोडेटिक में ऐसे कर्व लेकर के ही चलते हैं कि हमारे पास कर्व फॉर्म में होगा। क्लियर है? इसके बाद कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है, जब आप कोई बाउंड्री डिसाइड करते हैं कैसे डिसाइड करना है। इसके बाद हाइड्रोग्राफिकल सर्वे क्या है, हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रोग्राफिकल, ये सब हमारे पास वाटर से संबंधित होते हैं, पानी के जो अंदर की सर्वे होती है। इसके बाद एरियल सर्वे क्या है, एरियल का मतलब हवा में भी सर्वे तो होता है। आज आप देख पा रहे होंगे जो लोकेशन डिसाइड की जाती है, आप मैप निकालते हैं तो हो सकता है आपके जो घर है उसमें जो छत बनी है जो ऊपर का है उसका प्लान आपको दिखता है, मैप में थोड़ा सा दिखेगा कि ये मेरा घर है। कभी भी निकालिएगा आपके एरिया का प्लान, तो उसमें क्या होता है, वो एरियल सर्वे का ही पार्ट होता है, जो ऊपर से आपके ड्रोन कैमरा सैटेलाइट्स वगैरह से है ना, उनसे ली गई इमेज होती है। ठीक है, तो वहां पर जो एरियल का मतलब होता है जो हवा से आपका सर्वे किया गया हो। इसके बाद आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। इसके प्रिंसिपल क्या है, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, बेसिक कौन प्रिंसिपल होते हैं, दो होते हैं। स्केल, अब स्केल का क्या मतलब है, स्केल का मतलब जो आप स्केल जनरली यूज करते थे, स्केल क्या करते थे, लाइन की ड्रा करने के लिए करते थे। लेकिन यहाँ पर स्केल का मतलब ये होता है कि जब आप कभी सुने होंगे कि जैसे गांव में कोई इंजीनियर आता है तो अपने साथ मैप लेके आता है, और मैप लिखने के बाद उससे वो क्या करता है, ऐसे स्केल से मेजर करता है और कहता है कि आपके पास ये जो इसकी जो भी खेत की लंबाई है या घर की लंबाई है, कहता है कि यहाँ पर हमारे पास जो ये लंबाई है ये हमारे पास 5 मीटर है। लेकिन उसने क्या, ये आपको जो ऐसे ही मेजर किया होगा 5 मीटर, तो क्या उसके पास मैप 5 मीटर होगा क्या? नहीं होगा। हो सकता है जो मैप लिया हो उसकी लंबाई ही केवल 50 सेंटीमीटर रही हो। अब उस 50 सेंटीमीटर में वो केवल 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचा हो, उसी को उसने निकाल करके हमारे पास यहाँ पर 5 मीटर बताया हो। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी आपका एरिया है, जो भी लाइन है, जो भी हमारे पास ये, उसको क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। स्केल का यूज ये होता है कि आपका घर का जो मैप बना होता है वो एक कागज में वो कैसे आपको बनाना होता है, मतलब वो स्केल का यूज कैसे करते हैं। बड़ी आपने देखा होगा कि आपके घर की लंबाई थी 10 मीटर की थी, मैं जनरली केवल कॉमन चीजें समझाने के पर्पज से ले रहा हूं, बाकी लंबाई और अधिक हो सकती है। ठीक है, 10 मीटर थी, अब आपने देखा कि 10 मीटर को हमने मैप में दर्शाया और उसको हमारे पास क्या कर दिया, 1 या 10 सेंटीमीटर से दर्शा दिया। तो आपको यहां पर स्केल क्या निकल कर आ गई कि आपने जनरली माना होगा कि 10 मीटर आपका घर था, इसको हमने 1 मीटर माना ना, कितना, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने ड्रा किया था।
तो आपने क्या किया, अपने 10 मीटर वाली लंबाई को 1 सेंटीमीटर के बराबर मान लिया, यही तो स्केल बन गई। अगर आप इसको ऐसे भी करना चाहें तो ये निकाल लाएंगे तो 1 मीटर बराबर हमारे पास 1 सेंटीमीटर आ गया। बोलो, ऐसे ही हमारे पास स्केलिंग्स हम लोग पढ़ेंगे, जब उसमें पढ़ेंगे तो और डिटेल्स में पढ़ेंगे। इंजीनियर स्केल क्या होती है? टाइप्स हमारे पास स्केल होते हैं कई तरह की, इसमें से पहला आता है इंजीनियरिंग स्केल। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस क्या होता है? आरएफ। ठीक है, इसके बाद डायगोनल स्केल क्या होती है और वर्नियर स्केल क्या होती है, ये टाइप्स हैं इसकी। ये आपका पहला चैप्टर है जिसका ओवरव्यू था। अगला हम बात करते हैं चेन सर्वे। चेन सर्वे का हमने अभी बताया कि लीनियर मेजरमेंट, केवल आप लंबाई माप सकते हैं चेन से या टेप से। इसमें चेन भी आता है, टेप भी आता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चेन सर्वे कौन कौन से? जिसमें हमारे पास मीट्रिक चेन आती है, टेप्स आते हैं, एरो आते हैं, रेंजिंग आती रॉड। एरो रेंजिंग रॉड ये क्या है? मेन जो है मेजरमेंट में ये दोनों यूज होते हैं। ये हमारे पास इसके सहायक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एसेसनरी होती हैं, मतलब जो इसके साथ आवश्यकता पड़ती है, जिसमें आपका एरो क्या है, रेंजिंग रॉड क्या है, लाइन रेंजर क्या है, ऑफसेट रॉड क्या है, ओपन क्रॉस स्टाफ क्या है, ऑप्टिकल क्रॉस स्टाफ क्या है, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। आपने जैसे यहां पर देखा चेन और टेप, ये लीनियर मेजरमेंट कर रहा था। फिर जब ऑफसेट क्या है, ऑफसेट डिसाइड करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट आपके पास होते हैं, ओपन क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर, एक होता है फ्रिंज क्रॉस स्टाफ। देख लेंगे, सिलेबस में तो नहीं दिया है, अगर होगा तो फिर पढ़ लेंगे। ठीक, इसके बाद आइएगा चेन सर्वे। चेन सर्वे में स्टेशन, बेस लाइन, चेक लाइन, टाई लाइन, ऑफसेट लाइन, टाई स्टेशन। जब किसी भी फील्ड का सर्वे करते हैं तो जब हम लोग उसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे स्टेशन डिसाइड करते हैं। फिर उस स्टेशन से हम चीजों को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में बांटते हैं। जो भी हमारे पास एरिया होता है तो उसमें हमारे पास टाई स्टेशन, ठीक है, इसके बाद हमारे पास मेन स्टेशन, बेस लाइन, चेक लाइन, ऑक्सिलरी स्टेशन, ये सब निकल के आते हैं। तो ये साथ साथ देखेंगे। रेंजिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेंजिंग। रेंजिंग होता है, इसके बाद चेनिंग होता है। ठीक है, रेंजिंग का मतलब क्या होता है? रेंजिंग का मतलब होता है कोई लंबाई थी, उसको हमने क्या किया, उसी के सीध में दूसरी कोई भी हमारे पास पॉइंट डिसाइड कर दिया। ठीक है, ये होता है रेंजिंग। मेथड ऑफ चेनिंग, चेनिंग का मतलब होता है जो लंबाई आप मेजर कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्स्टेकल इन चेनिंग, जो बीच में हमारे पास ऑब्स्टेकल आ रहे हैं उनकी बात करेंगे। इरर्स, क्या त्रुटियां हो सकती हैं लेंथ में। इंस्ट्रूमेंटल एरर, आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया होगा मेजर करने के लिए, मान लीजिए जो चेन यूज किया है, ठीक है, ऐसा। इसके बाद टेप यूज किया है, ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा शाश्वत सत्य ही रहेगा, कभी ना कभी उसमें कुछ डिफेक्ट आएंगे, कुछ त्रुटियां आएंगी। हो सकता है आप टेप का इस्तेमाल कर रहे हो, इन्वायरमेंट हमारे पास खराब हो, अधिक तेज हवा चल रही हो, उस समय हमारे पास जब आप मेजरमेंट कर रहे होंगे तो इसमें सैगिंग आ रही होगी, वो टेप लहरा रहा होगा, उसमें कुछ ना कुछ एमएम की एरर आ रही होगी, तो उसको कैसे कितनी एरर आ सकती है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्सनल एरर, पर्सनल एरर भी हो सकती है, जो इंजीनियर है उससे भी एरर हो सकती है, कुछ मिस्टेक्स हो सकती है। हो सकता है वो हमारे पास ज्यादा समय से काम कर रहा हो, उसकी आई जो है विजिबिलिटी का पावर कम चल रही हो, चश्मे का इस्तेमाल कर रहा हो, इसके साथ साथ उसके क्या किया हो सकता है पढ़ने में भी कभी कभी समस्याएं हो जाती हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी लिखा था डिजिट, उसने पढ़ने में गलती कर दी, तो वो सब पर्सनल एरर ही होती है, जो पर्सन करता है, एक पर्सन करता है, इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है, एरर ड्यू टू नेचुरल काजेज। नेचुरल काजेज का मतलब जब आप काम कर रहे थे, बारिश आ गई, तूफान आ गया, आंधी आ गई, या हमारे पास सरफेस गीला हो गया जिस पर आप सर्वे कर रहे थे, तो ये हमारे पास होते हैं नेचुरल एरर, जो नेचुरल काजेज की वजह से होते हैं। इसके बाद रैंडम एरर, रैंडम का मतलब जनरली आपके घटते ही रहते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशंस। प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशंस क्या है? जब चेन आप सर्वे करते हैं तो इसमें ये प्रिंसिपल होता है ट्रायंगुलेशन प्रदेश। इसका मतलब यही होता है, जब आप पढ़ेंगे तो आप पूरे एरिया को छोटे छोटे ट्रायंगल में बांटेंगे, उनके बांटने का क्या तरीका है, सब चीजें देखेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ ऑफसेट। ऑफसेट क्या है? परपेंडिकुलर एंड ऑब्लिक ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है हमारे पास, जब आप समझेंगे तभी समझ में आएगा, कोई भी हमारे पास सर्वे लाइन होती है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में कोई पॉइंट डिसाइड करना होता है। कन्वेंशनल साइन, किस तरह से साइन लेते हैं। रिकॉर्डिंग मेजरमेंट इन फील्ड बुक। फील्ड बुक क्या होती है इसके बारे में। फील्ड बुक का मतलब अभी हमने सर्वे में शुरू में बात किया था कि आप डाटा कलेक्ट करते हैं फील्ड से, तो जब फील्ड से डाटा कलेक्ट करेंगे तो उसको भी लिखेंगे भी, तो
किसी में डाटा लिखेंगे, जो बुक होगी उसे बोलते हैं फील्ड बुक, जो आपके पास फील्ड में होती है, इंजीनियर के हैंड में, हाथ में, जो सर्वे इंजीनियर होता है, जो सर्वेयर होता है, उसके हाथ में होती है। ये कितने टाइप्स की होती है, ठीक है, डबल लाइन, सिंगल लाइन, ये सब चीजें हैं, लेकिन इसमें केवल नाम दिया है फील्ड बुक। इसके बाद आते हैं कंपास। कंपास क्या था? लीनियर मेजरमेंट दे रहा था हमारे पास और हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट भी दे रहा था। लीनियर ही हॉरिजॉन्टल था और इसके साथ साथ एंगुलर भी तो दे रहा था, अधिक एक्यूरेसी हमारे पास थी। जिसमें आप देख पा रहे होंगे, पहला है कंपास ट्रावर्सिंग, जिसमें ओपन ट्रावर्स, क्लोज्ड ट्रावर्स, ट्रावर्स क्या है। टेक्निकल टर्म्स कौन कौन से होंगे, जिसमें हमारे पास जियोग्राफिकल या ट्रू मेरिडियन क्या है, मेरिडियंस, जिसके रिस्पेक्ट में हर एक चीज को, एंगल को मेजर करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, एंड बियरिंग्स क्या है, होल सर्कल बियरिंग, और हमारे पास यहां पर होल सर्कल बियरिंग सिस्टम एंड रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम। ये जो हमारे पास होल सर्कल बियरिंग और रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम है, यहां से बनते हैं न्यूमेरिकल। क्या बनते हैं? न्यूमेरिकल। ये कहेगा आपको होल सर्कल बियरिंग और हमारे पास रिड्यूस्ड बियरिंग आपस में चेंज करने के लिए बोल देगा। कभी चीजें होल सर्कल बियरिंग में होंगी, कहेगा रिड्यूस्ड बियरिंग में बता दीजिए। रिड्यूस्ड बियरिंग में होंगी तो हमारे पास होल सर्कल में कन्वर्ट करा लेगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स ऑन कन्वर्जेंस ऑफ गिविंग बियरिंग, मतलब जब आप कन्वर्ट करते हैं तो इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स ये साइन होते हैं, कैसे लिए जाते हैं उनकी बात कर रहा है। इनादर बियरिंग में जैसे हमारे पास फॉर्म वन फॉर्म इनादर, वन फॉर्म इनादर का मतलब वही जो न्यूमेरिकल मैंने बताया कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना। फोर बियरिंग क्या है, एंड बैक बियरिंग क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल। इसमें हमारे पास जो भी ट्रावर्स था, आप ट्रावर्स देखेंगे उसमें एक्सटर्नल एंगल कैसे होगा, इंटरनल एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे। फ्रॉम बियरिंग एट स्टेशन डिप ऑफ मैग्नेटिक नीडल, डिप ऑफ मैग्नेटिक नीडल एंड मैग्नेटिक डिक्लिनेशंस, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। ये चैप्टर पहला जो था वो बेसिक था, लेकिन ये चैप्टर काफी बड़ा है। बड़ा इन द सेंस ये है कि इसमें क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने में समय लगेगा, तो इस वजह से समय ज्यादा लेगा ये। इसके बाद आता है कंपोनेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। आप दो टाइप्स के यहाँ पर कंपास पढ़ेंगे, एक प्रिज्मेटिक और एक सर्वेयर। इसमें आपसे पूछा जाएगा इन दोनों में डिफरेंस, कंपास एंड दियर फंक्शंस, उसका क्या कार्य है। मेथड ऑफ यूजिंग प्रिज्मेटिक कंपास, इसके प्रिज्मेटिक कंपास के कौन कौन से मेथड्स हैं, यूज हैं। टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ ऑब्जर्विंग बियरिंग, इन बियरिंग को जब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। उसके लिए हमारे पास टेम्परेरी एडजस्टमेंट होता है, परमानेंट एडजस्टमेंट होता है। इन सब चीजों के बारे में देखिए। इसके बाद आगे देखिएगा, इसमें लोकल अट्रैक्शंस, लोकल अट्रैक्शंस होगा। लोकल अट्रैक्शंस क्या होता है, आपने हमेशा देखा होगा कि जो कंपास होता है वो आपका ये होता है कि उसकी जो नीडल होती है वो नॉर्थ और साउथ में जाकर के रुकती है। लेकिन मान लीजिए हमारे पास कोई भी उसके पास मैग्नेटिक पावर आ जाए, अगल बगल से कोई भी चीजें, तो वो फिर उसमें अट्रैक्ट होती है, जिससे हमारे पास रीडिंग डिफेक्ट करती है। तो ये लोकल अट्रैक्शंस है। इसको कैसे एलिमिनेट किया जाएगा, क्या इसके मेथड्स हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। मेथड्स ऑफ करेक्शंस, वही करेक्शन का मतलब एलिमिनेशंस ऑफ ऑब्जर्व्ड बियरिंग, करेक्ट एट स्टेशन एंड करेक्शंस इन इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल क्या है, ये इसके मेथड्स हैं। इंक्लूडेड एंगल की तरह से कैसे आप इसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। मेथड ऑफ प्लॉटिंग ट्रावर्स एंड क्लोजिंग एरर, मेथड जो है प्लॉटिंग ट्रावर्स, ट्रावर्स को, एंड क्लोजिंग एरर क्या है, ग्राफिकल एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर क्या है। तो सबसे बड़ा अगर चैप्टर की बात करें तो सबसे बड़ा चैप्टर यही है और सबसे अधिक टाइम भी यही लेगा, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर की बात करते हैं जिसमें आता है लेवलिंग। दूसरा सबसे बड़ा चैप्टर ये है, ठीक है। टोटल 5 चैप्टर थे, जिसमें हमारे पास तीसरा और चौथा सबसे बड़े हैं, बाकी पहला दूसरा तो काफी छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो आप देखिएगा लेवलिंग, लेवलिंग में हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजी होगी, जिसमें हमारे पास लेवल सरफेस क्या होगा। इसके बाद हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल सरफेस क्या होगा, ठीक है। लेवल सरफेस का मतलब जैसे आपने देखा कि पृथ्वी हमारे पास कैसे हमने बताया स्फेरिकल होती है, अब इसके अलोंग हम चलेंगे तो ये लेवल होगी, ठीक है। इसके अलोंग अगर इसमें हॉरिजेंटल लाइन करेंगे तो हॉरिजेंटल होगी। इन सब चीजों के बाद डेटम, डेटम अभी हमने शुरू में बताया था आपको, ये डेटम, ये हमने क्या कहा था, ये डेटम है, इसके बारे में, ठीक है। बेंचमार्क क्या होता है,
परमानेंट बेंचमार्क क्या होता है, टेम्परेरी बेंचमार्क क्या होता है, इसके टाइप्स हैं। आर्बिट्रेरी बेंचमार्क क्या होता है, रिड्यूस्ड लेवल क्या होता है, आपने आरएल नाम सुना होगा जनरली, ये रिड्यूस्ड लेवल होता है। ये जो आपका डेटम सरफेस है ना, आप बोलते हैं जब भी कभी भी स्टेशन जाइए किसी भी रेलवे स्टेशन पे आप देखेंगे जो उसका बोर्ड लगा होता है उसमें लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई लिखा होता है ना, तो वो हमारे पास डेटम से उस जगह की लोकेशंस की हाइट होती है, वही होता है आरएल, रिड्यूस्ड लेवल बोलते हैं उसको। राइज, फॉल, बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड, इसके हमारे पास ये देखेंगे। चेंज पॉइंट क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, लाइन ऑफ कोलिमेशन होता है क्या, छोटी छोटी डिफिनेशन इसमें बहुत सारी है। टाइप्स ऑफ लेवलिंग, डंपी, टिल्टिंग, ऑटो लेवल, टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल, इसके हमारे पास टेम्परेरी एडजस्टमेंट को देखेंगे, जैसे अभी अपने देखा था कंपास का टेम्परेरी एडजस्टमेंट, इसका भी, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ लेवलिंग स्टाफ, जिसमें सेल्फ रीडिंग स्टाफ आएगा। इसमें आप स्टाफ देखेंगे। अब ये स्टाफ क्या होता है, जिसमें रीडिंग हम लोग नापते हैं, पढ़ते हैं। जनरली आप इसको जब कॉलेज में पढ़ेंगे तो आपको दिखाया जाएगा लैब में कि स्टाफ क्या होता है, ठीक है। सेल्फ रीडिंग स्टाफ क्या होता है, टारगेट स्टाफ क्या होता है, रिडक्शन ऑफ लेवल बाय हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, इसमें दो मेथड आते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और राइज एंड फॉल मेथड, ठीक है। ये हमारे पास हाइट निकालने हैं, यहां पर दोनों मेथड को बारे में अच्छे से देखेंगे। लेवलिंग जो हमारे पास है, इसमें टाइप्स ऑफ लेवलिंग, सिंपल होगा, डिफरेंशियल होगा, फ्लाई होगा, प्रोफाइल होगा एंड इसमें रेसिप्रोकल होना चाहिए, हाँ रेसिप्रोकल है, ठीक तो है, रेसिप्रोकल होना चाहिए, रेसिप्रोकल लेवलिंग होना चाहिए, ठीक है। अब ये रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, जब दो पॉइंट ऐसे बहुत दूर पर हो, उनके बीच में कोई इंटरमीडिएट पॉइंट ना हो, तो उन सब चीजों में हम लोग कैसे करेंगे रेसिप्रोकल। जैसे आप मान लीजिए एक बहुत बड़ी नदी है, एक सरफेस पर आप यहाँ पर खड़े हैं, आपका दोस्त उस साइड खड़ा है, अब उसके बीच का सर्वे कैसे होगा, ये रेसिप्रोकल में आएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं कंटूरिंग। कंटूरिंग क्या है, कंटूर इंटरवल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होगा, यूजेज ऑफ कंटूर मैप, कंटूर मैप की आवश्यकता क्या है, ठीक है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर, मेथड ऑफ कंटूरिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड आते, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास पूरा चैप्टर्स है, इसमें हमारे पास, इसके बाद हमारे पास आप देखेंगे तो लास्ट हमारे पास जो चैप्टर होने वाला है एरिया एंड वॉल्यूम का मेजरमेंट था, ये भी छोटा है। तो आप देख पा रहे होंगे, पहला है कंपोनेंट यूज इन डिजिटल प्लानीमीटर। अब ये डिजिटल प्लानीमीटर होता क्या है, जनरली आपने देखा होगा कि अगर मैं कहूं कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर है, या आपके पास एक रेक्टेंगुलर है, या कोई भी स्क्वायर शेप की कोई भी सरफेस है, ठीक है, कहां गया भाई, बन जा ये, तो आप कहेंगे कि सर इसका एरिया अगर हमको निकालना हो, तो आप कहेंगे कि हमारे पास लंबाई जिसकी है इतनी लेंथ, और इसके जो हमारे पास विड्थ है इसका मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि हमारे पास कोई ऐसी एरिया दे दें आपको जिसका कोई भी हमारे पास बाउंड्री ही ना हो, ऐसे हो, अब हम कहें कि सर इसका एरिया निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो ऐसे नहीं निकल पाएगा। तो जो हमारे पास इरेगुलर बाउंड्री दिख रही है आपको टेढ़ी मेढ़ी, इसका जब एरिया निकालना होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है प्लानीमीटर, ठीक है। एक प्लानीमीटर का आप इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एरिया यूजिंग डिजिटल प्लानीमीटर, प्लानीमीटर का इस्तेमाल करके। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे मेजरमेंट करेंगे, वॉल्यूम का मतलब ये जो आपका गड्ढा है, ठीक है। कोई भी हमारे पास से मान लीजिए सेप्टिक टैंक आपने सुना होगा, सेप्टिक टैंक को जब हम लोग एक्सकवेशन करते हैं, उसकी खुदाई करते हैं, तो उसको मिट्टी भी निकलती है, उसको कहीं ले जाकर के अगर हमें डंप करना है तो उसमें हमें ये तो भी देखना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कि यहाँ से मिट्टी कितनी एक्सपेल आउट होगी ना। फिर इसके बाद हमने जब उसका कंस्ट्रक्शन किया होगा तो उससे अधिक हमने कहीं ना कहीं वॉल्यूम में चीजें को उसकी एक्सकवेशन किया होगा। कुछ मिट्टी बाद में हमें बैक फिलिंग करना होगा, तो वहां पर कितनी मिट्टी वहां से ले जाएं कि हमें बैक फिलिंग के लिए मिट्टी कम ना पड़े, कितना मिट्टी यहाँ एक्स्ट्रा है हटाना है। कोई फाउंडेशन वर्क आप कर रहे हैं तो वहां से कितनी मिट्टी निकलेगी, कोई भी रोड वर्क हो रहा है कितनी मिट्टी कहीं फिल हो रही है, कितनी मिट्टी कहीं हमारे पास वहां से निकल रही है। इन सब चीजों के लिए हमें वॉल्यूम की आवश्यकता पड़ती है। रिजर्वायर कह रहा है वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर, रिजर्वायर का मतलब होता है एक गड्ढा तालाब की तरह होता है जिसे रिजर्वायर कहते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है पानी का स्टोर किया जाता है। कंटूर मैप और पीरियड, मतलब इसके कंटूर मैप पीरियड कैसे बनेंगे हमारे पास, जैसे कोई भी हिली एरिया है उसका कंटूर कैसे बनेगा,
इसके बाद हमारे पास कोई तालाब है, उसका कंटूर कैसे बनेगा, रीडिंग कैसे अंदर की ओर बढ़ेगी, कब बाहर की ओर बढ़ेगी, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल थे आपके हमारे पास 5 चैप्टर, और इनकी जो क्लासेस होंगी वो आपकी कल से शुरू होने वाली है। ठीक है, तो आपसे ये चीजें हैं जिसमें हमने कहा कि ये हमारे पास पहला जो चैप्टर है छोटा है, लास्ट का जो चैप्टर है छोटा है, और इसके बाद हमारे पास ये चैप्टर लगभग मीडियम ही है, लेकिन सबसे बड़े अगर चैप्टर की बात करें तो ये है। टोटल अगर क्लासेस की बात करें तो लगभग हम प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स है, तो ऑल अराउंड लगभग मान के चलिएगा कि इसमें हमारे पास 40 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, 40 आवर की क्लासेस होंगी, मतलब 40 सेशंस होंगे, 35 से 40 के बीच में हो सकते हैं। तो ये रहा पूरा एक बार आपका सिलेबस, एक बार इसको देखिएगा। फिर चलते हैं कल की क्लास में, हम लोग इसके आगे से चीजें शुरू करेंगे। पहला चैप्टर जिसका नाम था हमारे पास ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ सर्वे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच सभी को, टेक केयर, बाय बाय।